जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत ने आर्मेनिया को भेज दिया महाशक्तिशाली पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो उधर भारत के थल सेना अध्यक्ष का नेपाल दौरा। साथ ही आपको बताएंगे कैसे भारत ने अपनी ईमानदारी दिखाई बॉर्डर समझौते के बाद, कैसे सुधरेंगे संबंध, उल्टा भारत पर ठीकरा फोड़ने लगा चीन का सरकारी भोंपू। तो वहीं आपको बताएंगे महाराष्ट्र में कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा इंडिकेशन दे दिया दोस्तों, उनके इस बात से आप क्लियर कह सकेंगे कि हाँ यही बनने वाले हैं महाराष्ट्र के सीएम। सबसे पहले आपको बताएंगे। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत ने आर्मेनिया को भेज दिया महाशक्तिशाली पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो अब पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान पर बर पाएगा ये कहर। जी हां, भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम का पहला बैच भेज दिया है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने शनिवार को बताया कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पहला बैच इस महीने की शुरुआत में आर्मेनिया को भेजा गया है और ये डिलीवरी दोनों देशों के बीच तय रक्षा सौदे का हिस्सा है। इसे भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। ये दिल्ली की रक्षा साझेदारी में एक नया अध्याय है, जो इससे भारत की वैश्विक हथियार बाजार में बढ़ती ताकत भी जाहिर होती है। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, आर्मेनिया की लंबे समय से अजरबैजान से तनातनी चल रही है। अजरबैजान को पाकिस्तान से हथियार मिल रहे हैं। ऐसे में पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित पहाड़ी देश आर्मेनिया के लिए भारत का पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बेहद मददगार साबित हो सकता है। अजरबैजान के साथ किसी भी संघर्ष में पिनाका आर्मेनिया के लिए बड़ी मदद बन सकता है। यानी कि दोस्तों, उधर अजरबैजान की मदद कर रहा है पाकिस्तान, तो इधर आर्मेनिया की मदद कर रहा है अपना भारत। यानी कि इन दोनों देश के बीच जो शस्त्र का इस्तेमाल हो रहा है वो भारत और पाकिस्तान का है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान आज भी आपस में लड़ रहे हैं, वो भी प्रॉपर हथियार के साथ में आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल क्या लगता है आपको, किसका शस्त्र जीतेगा बताइएगा जरूर कमेंट में। तो वहीं आपको बता दें अगली खबर, भारत के थल सेना अध्यक्ष का नेपाल दौरा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुक्तिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। जी हाँ, भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने शनिवार को नेपाल के गंडकी प्रांत में स्थित मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना की। इस मंदिर का हिंदू तथा बौद्ध दोनों धर्मों में विशेष धार्मिक महत्व है। नेपाल सेना मुख्यालय के सूत्रों ने बताया कि जनरल द्विवेदी जी ने पोखरा में नेपाल सेना के पश्चिमी डिवीजन मुख्यालय का भी दौरा किया, जहां मेजर जनरल संतोष बल्लभ पौड्याल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अगली खबर बता दें, इंडिया की ईमानदारी, बॉर्डर समझौते के बाद कैसे सुधरेंगे संबंध, कहते हुए भारत पर ठीकरा फोड़ने लगा चीन का सरकारी भोंपू। बता दें, चीन के विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य वांग यी की हाल ही में ब्राजील में भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात हुई। ये मुलाकात इसलिए खास रही क्योंकि दोनों देशों में लंबे समय से बॉर्डर पर तनातनी चल रही थी। बीते महीने इस मुद्दे पर समझौते के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बैठक थी। हालांकि इस बैठक की सकारात्मकता के बावजूद चीन की सरकारी मीडिया भारत पर ठीकरे फोड़ते हुए कह रहा है कि दिल्ली की जिम्मेदारी बीजिंग के साथ अच्छे रिश्ते के लिए ज्यादा है। ऐसे में नई दिल्ली को मतभेदों के बजाय आम सहमति पर आगे बढ़ना चाहिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों के रिश्ते पर कहा कि मतभेदों के बावजूद चीन और भारत को अच्छे संबंध रखने चाहिए, ये दोनों देशों के हित में है। भौगोलिक पड़ोसी और दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश होने के नाते चीन और भारत न केवल समान चुनौतियों का सामना करते हैं बल्कि व्यापक सामान्य हित भी साझा करते हैं। ऐसे में भारत को बेहतर रिश्ते के लिए कदम उठाने चाहिए। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि चीन भारत संबंधों को और अधिक स्थिर बनाने के लिए जरूरी है कि बातचीत बनाए रखें। यानी कि दोस्तों, उल्टा भारत पर ही ठीकरा फोड़ने लगा चीन का सरकारी भोंपू। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वहीं बता दें, अमेरिकी युद्ध सिमुलेशन से मिल गई बहुत बड़ी जानकारी कि अगर चीन ने हमला किया तो ताइवान को 2 महीने तक खुद का बचाव करना होगा। जी हाँ, आक्रमण तो दूर की बात, पहले तो ताइवान को खुद का बचाव करना पड़ेगा। जी हाँ, चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस समिति और थिंक टैंक द्वारा युद्ध सिमुलेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पाया गया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान तो खुद का बचाव करने के लिए कम से कम 1-2 महीने तक अकेले लड़ना पड़ेगा। इसके बाद ही अमेरिका अपनी सेना को भेज पाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सिमुलेशन अमेरिकी हाउस सेलेक्ट कमेटी और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज बोले तो CSIS द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य ताइवान पर चीनी हमले के परिणामों का मूल्यांकन करना था। जी हाँ, कैंसियन ने कहा कि ताइवान को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिकी प्रयास पहले विफल हो सकते हैं, क्योंकि ताइवान की चारों ओर से चीन की कड़ी नाकाबंदी होगी और ताइवान को लड़ाई के पहले 1 या 2 महीने अकेले लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान को मदद देने के लिए 500 हार्पून मिसाइलें दी जानी चाहिए, जिन्हें मोबाइल लॉन्चर पर तैनात किया जा सकता है, ताकि ताइवान बिना अमेरिकी जमीनी
जमीनी बलों की मदद से चीनी जहाजों पर हमला कर सके। जी हाँ, ये जानकारी दोस्तों अमेरिकी युद्ध सिमुलेशन ने दिया है। वही बता दें, यूनाइटेड नेशन के राजदूत ने कहा, भौगोलिक सीमाओं से पार हिंदी को मिली वैश्विक पहचान, इसने समावेशिता को दिया बढ़ावा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशन मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम में उसके वैश्विक संचार विभाग यानी डीजीसी के निदेशक इयान फिलिप्स ने कहा है कि हिंदी ने भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये एक व्यापक रूप से प्रशंसित भाषा बन गई है जो समावेशिता को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर में लोगों को जोड़ने और सशस्त्र बनाने के लिए इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा हिंदी दिवस मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम में भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। जी हाँ, साथ ही बता दें, इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन को कुचलने में जुटी शहबाज सरकार, इस्लामाबाद में लगा दी नई पाबंदियां। दोस्तों, पाकिस्तान में पुलिस प्रशासन ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से एक दिन पहले शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद के प्रमुख प्रवेश स्थलों को बंद करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन के लिए अंतिम आह्वान किया, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद तक मार्च करने का आग्रह किया है ताकि वो इमरान खान सहित पीटीआई के सभी कैदियों की रिहाई की मांग कर सके। इमरान खान ने अपने समर्थकों से 8 फरवरी के चुनावों में उनकी कथित जीत को मान्यता देने के अलावा 26वें संविधान संशोधन को निरस्त करने जैसी मांग करने को कहा। 26वें संविधान संशोधन के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदल दिया था। तो वहीं बता दें, इस देश में तो गजब ही हो गया दोस्तों, उपराष्ट्रपति ने दे दी राष्ट्रपति की हत्या की सुपारी। जी हाँ, कह दिया है कि अगर मैं मारी गई तो करवा दूंगी राष्ट्रपति की हत्या। बता दें, फिलीपींस की उपराष्ट्रपति सारा दुतेर्ते ने शनिवार को कहा कि उन्होंने एक हत्यारे को राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, उनकी पत्नी लीजा अर्नेटा मार्कोस और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मार्टिन रोमुअल्डेज को मारने की सुपारी दी है। दुतेर्ते के मुताबिक उन्होंने हत्यारे से कहा है कि अगर उनकी दुतेर्ते की हत्या हो जाती है तो वो तब तक ना रुके जब तक इन तीनों को जान से ना मार दे। दुतेर्ते ने धमकी को हल्के में ना लेने की चेतावनी देते हुए कहा है कि वो कोई मजाक नहीं कर रही है। ऐसा दोस्तों पहली बार देखने को मिला है कि कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी दे रहा हो। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? वहीं बता दें, खुले मैदान में ट्रेनिंग कर रहे थे रूसी सैनिक, तभी यूक्रेन रॉकेट के हमले में हो गए ढेर। सामने आया वीडियो तो मच गया रशिया में तहलका। बता दें, रशिया और यूक्रेन युद्ध दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। यूक्रेन और रूसी सैनिक एक दूसरे पर लगातार और खतरनाक मिसाइलों से हमले जारी रखे हुए हैं। इस बीच दर्जन भर रूसी सैनिकों को यूक्रेनी मिसाइल ने पल भर में उड़ा दिया। मामला यूं है कि रूसी सैनिक वैन से उतरकर इलाके में पैदल घूम रहे थे, तभी उनके ऊपर यूक्रेन ने मिसाइल दाग दी। ये हमला जहां हुआ है वहां पिछले 9 महीनों से रशिया का कब्जा है। बताया जा रहा है कि इलाके में रूसी सैनिक ट्रेनिंग कर रहे थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, यानी कि कुछ ही सेकंड, कुछ ही पल में इन रूसी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया दोस्तों यूक्रेन ने, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन काफी ज्यादा भड़कते नजर आए हैं। साथ ही साथ बता दें, गौतम अडानी और सागर अडानी को अमेरिका ने भेजा है समन। दोस्तों, अडानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भांजे सागर अडानी को सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के मामले में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC ने दोनों देशों को समन भेजा है। समन में गौतम अडानी और सागर अडानी को आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया है। अहमदाबाद में अडानी के शांतिवन फार्म निवास और उसी शहर में उनके सागर अडानी के बोधक देव निवास पर 21 दिनों के भीतर SEC को जवाब देने के लिए समन भेजा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अमेरिका वाकई में गौतम अडानी को गिरफ्तार करना चाह रहा है? अब देखना ये होगा कि इस पर भारत क्या एक्शन लेता है दोस्तों। क्या उसी के अंदाज में अमेरिका को जवाब दे पाता है अपना भारत या नहीं? ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन जाते जाते भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश में तुल गए हैं। वो चाह रहे कि ऐसे फैसले ले लें कि डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी भारत के साथ रिश्ते बेहतर ना कर पाए। उनके इस डिसीजन से तो यही लग रहा है। बहरहाल दोस्तों, अडानी वाले मामले पर आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जारी की कड़ी चेतावनी, कह दिया सऊदी के खिलाफ अगर जहर उगला तो कार्रवाई की जाएगी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी के एक बयान से पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने इमरान खान की सरकार गिराने के पीछे सऊदी अरब का नाम घसीट लिया था, जिसको लेकर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें खरी खरी सुनाई है। शुक्रवार को शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को एक वीडियो मैसेज में पीटीआई प्रमुख की पत्नी ने दावा किया था कि इमरान खान सऊदी अरब के अपने दौरे में मदीना में नंगे पैर चले थे। उनके इस धार्मिक काम से विदेशी ताकतें नाखुश थी। बुशरा बीवी ने आगे कहा
कि पूर्व प्रधानमंत्री के मदीना से लौटने के बाद तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब से कई फोन आए जिसमें इमरान खान को लेकर असहमति जताई गई। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फोन किसने किया था। तो वहीं उनकी इस टिप्पणी के बाद जनरल बाजवा का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के आरोप 100% झूठ हैं। बाजवा के बाद अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का नाम लेने के लिए बुशरा बीबी को निशाने पर लिया। शहबाज शरीफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि सऊदी के खिलाफ जहर उगलना एक ऐसा अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मैं प्रधानमंत्री के तौर पर यह घोषणा करना चाहता हूं कि जो भी हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में बाधा बनेगा वो देश उनके हाथों को तोड़ देगा। ये कोई मजाक नहीं है। सऊदी अरबिया क्या सोचेगा, ऐसा आरोप लगाया गया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। थोड़े समय के राजनीतिक हित के लिए नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। ये कौन सा राजनीतिक हित है जो पाकिस्तान के सर्वोच्च हित की बलि चढ़ा रहा है। ये कहना है दोस्तों शहबाज शरीफ का। तो आपने देखा कैसे सऊदी के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक को जवाब देना पड़ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि सऊदी के आगे जब हाथ फैलाते हैं उस समय अगर सऊदी ने यह प्रश्न पूछ लिया कि तुमने हमारे देश के बारे में उल्टा सुन लिया तब भी तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, तो शायद वो शहबाज शरीफ बता सके कि हमने उनके विपक्षियों के बातों का जवाब दिया था। महाराज कृपया हमें दान दे दीजिए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, लेबनान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में तैनात है अपनी भारतीय सैनिक पूरी तरह सुरक्षित। जी हां, सेना का बयान। लेबनान में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भारतीय सेना ने कहा है कि लेबनान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के तहत तैनात भारतीय सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने कहा कि मिडल ईस्ट देश लेबनान के संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात भारतीय यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स सुरक्षित हैं। साथ ही साथ बता दें, प्रिंस एमबीएस के प्लान से पश्चिम एशिया में पलटेगा ताकत का खेल। सुन्नी सऊदी अरब के सामने बेबस होगा शिया ईरान। जी हां, बीते साल अक्टूबर में हमास और इजराइल में शुरू हुई लड़ाई ने पश्चिम एशिया की स्थिति को काफी बदल दिया है। इजरायली सेना के गाजा और लेबनान में हमलों ने ईरान को भी इस लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले भी किए हैं। दोनों के टकराव ने पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज कर दिया और जल्दी इस संघर्ष के रुकने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। इसका ऊर्जा अर्थव्यवस्था और कच्चे तेल की आपूर्ति पर सीधा फर्क पड़ सकता है। साथ ही बता दें, कनाडा में एयरपोर्ट पर भारतीयों की नहीं होगी अतिरिक्त जांच। ऐलान के बाद पलटी ट्रूडो की सरकार। जी हां, कनाडा ने भारत जाने वाले यात्रियों के अतिरिक्त जांच के अपने फैसले को अब वापस ले लिया है। कनाडा की ट्रांसपोर्ट मंत्री अनीता आनंद के कार्यालय ने गुरुवार को सीबीसी न्यूज को बताया है कि उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। नए नियम पिछले सप्ताह ही लागू किए गए थे। कनाडा ने सोमवार को कहा था कि भारत जाने वाले यात्रियों के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है। एयर कनाडा ने भारत जाने वाले यात्रियों के लिए एक नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि भारत जाने वाले सभी यात्रियों के लिए सुरक्षा संबंधित कड़े आदेशों के कारण आपकी आगामी फ्लाइट के लिए प्रतीक्षा समय अपेक्षा से अधिक होने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों, कनाडा की ट्रूडो की हालत वो हो चुकी है जैसे कोई व्यक्ति अगर फालतू की बातें करता है तो वो 50 बार अपनी बातों से पलटता है। सेम चीज गोज विद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो। जी हां, जो साफ साफ दर्शाती है कि कनाडा भारत को देख करके एक्शन लेने की कोशिश करता है, बाद में भारत के रिएक्शन को देखने के बाद फैसले से पलट जाता है, जो ये दर्शाता है कि हर एंगल से अपना भारत बेहतरीन और बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कभी खुद के न्यूक्लियर हथियारों पर इतराया करता था यूक्रेन, आज आत्मरक्षा के लिए अमेरिका से लगा रहा है गुहार। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और ये अब नाजुक दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रशिया ने यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर गुरुवार को लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम से हमला किया है। यदि यूक्रेन का दावा सही निकलता है तो यह इतिहास में पहली बार होगा जब किसी देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम माने जाने वाले इस आईसीबीएम का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, हालांकि मॉस्को ने आरोपों से इनकार किया है। यह घटना तब हुई है जब बाइडेन प्रशासन से इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन ने रशिया में 6 अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। तो वहीं बता दें, ट्रंप की जीत के बाद एलोन मस्क की बढ़ गई नेटवर्थ, बने सबसे अमीर शख्स। जी हां, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी एक्स के मालिक एलोन मस्क के लिए सबसे फायदेमंद साबित होती दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनकी नेटवर्थ में $70 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद वो आधिकारिक तौर पर अब तक के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एलोन मस्क की एआई कंपनी यानी XAI की वर्थ हाल के हफ्तों में दुगनों से भी ज्यादा बढ़कर $50 बिलियन पहुंच चुकी है। तो वहीं बता दें, चीन ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब इन देशों के नागरिकों को मिलेगी वीजा फ्री एंट्री। दरअसल चीन ने अपनी सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा को बढ़ावा देने के मकसद से 9 अन्य देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की शुक्रवार को
को घोषणा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लीन जियान ने बताया है कि 30 नवंबर से बुल्गारिया, रोमानिया, माल्टा, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, एस्टोनिया, लातविया और जापान के यात्री बिना वीजा के 30 दिनों तक चीन में रह सकेंगे। जी हाँ, हालांकि आपको अगली खबर बता दें, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर के सामने स्पेस में खाने की बहुत बड़ी संकट। अपने ही मूत्र से बना सूप पीकर कर रहे हैं गुजारा। जी हाँ, सही सुना आपने। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच बिलमोर और सुनीता विलियम्स इस साल जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करीब 6 महीने से रह रहे एस्ट्रोनॉट बीते कुछ समय से टॉयलेट से बना सूप पीकर गुजारा कर रहे हैं। इस सूप को जिस मूत्र से बनाया जा रहा है वो इन अंतरिक्ष यात्रियों का ही है। सूप बनाने के लिए पेशाब और पसीने को रिसाइकल किया जाता है, फिर इसे पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, अगर कोई स्पेस यात्री लंबे समय तक स्पेस में रहता है तो उसको ऐसा करना ही पड़ता है। ये पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अतिशयोक्ति की बात होगी, लेकिन स्पेस में जा करके ऐसा ही कुछ करना पड़ता है। और ये खबर न भारत टाइम्स की है जो हम आपको बता रहे हैं। अगली खबर बता दें, कौन होगा महाराष्ट्र में सीएम? पीएम मोदी ने फडणवीस को परम मित्र, अजित पवार को बताया भाई, लेकिन शिंदे के लिए क्या किया इशारा बता दें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों में महायुति की महाजीत हुई। इसमें बीजेपी, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और एनसीपी अजित पवार की तीनों ही पार्टियों को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी को 132, शिवसेना शिंदे को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। इस तरह से महायुति ने महाराष्ट्र में 230 सीटें जीतकर इतिहास रचा है। ऐसे में अब तक का सबसे बड़ा सवाल यह कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन बनेगा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री। हालांकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने ही कहा है कि गठबंधन की तीनों पार्टियां आपस में बैठकर इस पर विचार करेंगी, लेकिन मीडिया में चर्चा इस बात पर हो रही है कि बीजेपी ने अपने दम पर 132 सीटें जीती हैं और चुनाव के दौरान कहा गया था कि अगर बीजेपी 100 सीटें जीतती है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ऐसे में इस सवाल के मायने बढ़ जाते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं आज से पहले रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ा इशारा किया। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि मैं देश भर के बीजेपी एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं एकनाथ शिंदे, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस और भाई अजित पवार की प्रशंसा करता हूं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को परम मित्र तो अजित पवार को भाई कहा, लेकिन एकनाथ शिंदे का सिर्फ नाम ही लिया। ऐसे में इन बातों को और बल मिलने लग गया है कि इस बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी की विधायक दल की बैठक रविवार यानी आज होने की उम्मीद है किसी भी टाइम, और शपथ ग्रहण समारोह सोमवार या मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम या शिवाजी पार्क में होने की उम्मीद है। दोस्तों, ऐसे में हमने आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के रेफरेंस को लेकर के अनुमानित आंकड़ा बता दिया है कि कौन हो सकता है महाराष्ट्र का सीएम। बाकी आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए महाराष्ट्र का सीएम। भर भर के कमेंट में दोस्तों अपनी राय दीजिएगा। और एक चीज और, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, हमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप 1 सेकंड से भी कम समय देकर के लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट खबर बता दें, इतना ही नहीं, आरएसएस की भी पहली पसंद है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कोई बीजेपी से ही होना चाहिए। जी हाँ, और ये इच्छा आरएसएस की भी है, यानी कि आरएसएस भी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी से महाराष्ट्र के सीएम बने। बहरहाल दोस्तों, आरएसएस से कोई ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमने आपको बताया है। पर इसी बीच सीएम शिंदे को सता रहा है विधायकों के टूटने का क्या खतरा? आखिर पार्टी ने क्यों ऐसा बड़ा फैसला लिया है? जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसी खबर आ रही है कि सीएम एकनाथ शिंदे को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। इसी के मद्देनजर शिवसेना ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट की शिवसेना के सभी विधायक एमएलए बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में रहेंगे। शपथ समारोह तक सभी को होटल में ठहरने के डायरेक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। होटल में ही पार्टी के नेता चुनने की प्रक्रिया भी होगी। जी हाँ, क्या आपको भी यही लगता है दोस्तों कि सीएम शिंदे को विधायकों के टूटने का ही डर सता रहा है, तभी वो ऐसा फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं? वही बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ललकारने का ये अंदाज आप भी जानकर कहेंगे अरे वाह। जी हाँ, कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, दुनिया की कोई ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को ललकारा। तो वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम के 16 में से 15 उम्मीदवार हार गए। महाराष्ट्र में फुस हो गई 15 मिनट वाली राजनीति, एआईएमआईएम हुए चित्त। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुस्लिमों ने असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों पर पानी फेर दिया। न ओवैसी बंधु का 15 मिनट वाला भाषण चला और न ही खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाला दाव, क्योंकि जिस नारे के सहारे ओवैसी ब्रदर्स ने महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदू बना मुस्लिम के बीच चिंगारी भड़काने की कोशिश की, चुनाव को धार्मिक रंग देने की साजिश की उस गुस्ताखी वाली एक्टिंग को करारा जवाब मिल गया। ओवैसी की AIMIM के 16 उम्मीदवार मैदान में थे, 15 सीटों पर ओवैसी के प्रत्याशी हार गए। साथ ही साथ बताते जाते जाते कांग्रेस ने दिल्ली के आसपास की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस के झूठ को बेनकाब किया। जाते जाते कांग्रेस ने दिल्ली के आसपास संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वक्फ बोर्ड कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने इस देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि सत्ता की लालसा से प्रेरित होकर कांग्रेस उनकी पार्टी के एक धड़े को अपने साथ लेने में कामयाब रही, लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता कभी भी बाला साहेब के सिद्धांतों की प्रशंसा नहीं कर सकता। तो वहीं बता दें, मोबाइल नेटवर्क पर सरकार हुई सख्त। जियो, एयरटेल, वोडा और BSNL को ट्राई ने दिया आदेश। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर नेटवर्क कवरेज का मैप प्रकाशित करें और ये मैप उपयोगकर्ताओं को यह जानने में मदद करेगा कि किस क्षेत्र में वायरलेस और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध हैं। यूजर्स को भी फीडबैक देने का विकल्प मिलेगा, जिससे वे नेटवर्क कवरेज की स्थिति के बारे में जानकारी साझा कर सके। यानी कि दोस्तों, जैसे कि आप शहर में रहते हैं और आपको गांव में अपना वाईफाई लगवाना हो, इंटरनेट लगवाना हो, तो आप शहर से बैठ करके ही गांव में देख सकते हैं कि आपके गांव के आसपास में इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है। तो ट्राई ने दोस्तों इन सेलुलर कंपनी को यही कहा है कि तुम्हारे जहां जहां जितने भी नेटवर्क हैं, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, 4G 5G नेटवर्क हो, उसको आप मैप के थ्रू अपने साइट पर लिस्ट करो, ताकि कस्टमर्स के लिए आसानी रहे कि उनको किस नेटवर्क को चुनना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ट्राई के इस फैसले का अगर आप भी समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली खबर में दोस्तों। ये थे की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा और दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, X के माध्यम से। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।